Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardhu. So students, today we are going to study about introduction of RCC. RCC का अगर फुल मीनिंग देखें, फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, इसमें आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, जितना आपको यहाँ पर बताया जाए उतना इनफ है। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इसके बारे में वो आगे डिटेल्स में आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ लेगा। आरसीसी की अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो उसे मैं बोलता हूँ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हम इस पूरी टर्म का मतलब समझेंगे कि सबसे पहले देखें कि सीमेंट क्या है। तो सीमेंट एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी दो पार्टिकल को बाउंड करने के काम आता है, उन्हें बांधने के काम आता है। ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ ए बाइंडिंग पार्टिकल, या फिर हम इसको बाइंडिंग मटेरियल कह सकते हैं। बात करूं कंक्रीट की, तो कंक्रीट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। हम इसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी प्रॉपर्टीज लगभग किसी भी डायरेक्शन में जाए तो हमें सेम मिले, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो उसकी प्रॉपर्टी हमें सेम मिले, उस मटेरियल को बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। तो हम कोशिश करते हैं कि कंक्रीट हमारा होमोजीनियस बने, और एक ऐसा है, एक तरह का एक मिक्सचर है ये। ठीक है, मिक्सचर ऑफ व्हाट देन? तो ये मिक्सचर होता है हमारे सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। अगेन आपको यहाँ पर मैं सीमेंट के बारे में बता चुका हूँ। सीमेंट क्या है? इट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। तो थोड़ा सा इसका केमिकल कंपोजिशन भी हम देख लें कि एक्चुअली में है क्या। तो जो सीमेंट हम यूज करते हैं वो होता है ओपीसी, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में इसके अंदर लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलीस एटसेट्रा को हम क्या करते हैं, एक फर्नेस के अंदर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं। उसके बाद सीमेंट के क्लिंकर बनते हैं, जिन्हें बारीक बारीक फाइन हम ग्राइंड करके हल्का सा जिप्सम मिलाकर, ठीक है, ऐड करके जो हमारे को मटेरियल मिलता है वो होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर थोड़ा सा आपको इसके डिटेल में पढ़ना हो तो इसके पास हमारे पास 3 ग्रेड होते हैं। कभी आप सीमेंट का कट्टा देखोगे, बैग देखोगे, जो कि 50 kg का होता है। एक सीमेंट का बैग का अगर आपको साइज बताना है बाय वेट, तो कितना हो जाता है? 50 kg। और इसके 3 ग्रेड होते हैं। उसके ऊपर कभी आप देखना, उसके ऊपर या तो 33 लिखा होगा, या 43 लिखा होगा, या फिर 53 लिखा होगा। ओके, इसकी स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर 33, 43, 53 का मतलब है कि अगर हम इस सीमेंट के बनाते क्यूब, ठीक है, क्यूब एक्चुअल साइज के क्यूब मतलब इस टाइप के, अगर हम ये क्यूब बनाने जाते और इस क्यूब के एक साइड का साइज होता 70.6 mm, 70.6 mm, तो आफ्टर 28 डेज जब हम इसको तोड़ के देखेंगे हमारी सीटीएम मशीन में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, तो ये कितनी स्ट्रेंथ पे टूटेगा? 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ, या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को कुछ जगह एमपीए यानी कि मेगा पास्कल भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये था सीमेंट। सीमेंट के बाद आता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में हम जनरली यूज करते हैं रेत यानी कि सैंड। और सैंड भी कौन सी? स्टैंडर्ड सैंड जो यूज होती है उसे बोलते हैं एनोर सैंड। ओके, और सबसे लास्ट में आता है कोर्स एग्रीगेट, जो आपने भाटे देखे होंगे, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रेवल्स। तो प्राइमरली सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर क्या क्या रहता है? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। इसी के साथ ही हमें एक्स्ट्रा क्या डालने पड़ते हैं? वाटर। और थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए हमारे को क्या डालने पड़ते हैं? एडमिक्सचर्स। ठीक है, तो इन सबको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया, हमारे पास बन के आ गया कंक्रीट। कंक्रीट का हम यूज कहाँ करते हैं? कंक्रीट का यूज करते हैं बीम्स, कॉलम
स्लैब एटसेट्रा बनाने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, तो हम इससे क्या क्या बनाते हैं, बीम्स, कॉलम्स और स्लैब्स, ठीक है। स्लैब आपने देखी होगी घर के रूफ वगैरह पे हम बनाते हैं, इस तरह से फ्लोरिंग के लिए जो यूज होती है। तो इस तरह का जो कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर का, उसे बोला जाता है स्लैब। कॉलम आपको पता है वर्टिकल मेंबर होते हैं, जनरली कैसे मेंबर होते हैं, वर्टिकल मेंबर। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर मैं बोलूं कि कॉलम क्या होता है, तो कॉलम का मतलब होता है मेरे पास ऐसे मेंबर जिनके ऊपर क्या लगेगा, कंप्रेशन लगेगा। क्या लगेगा, कंप्रेशन, ठीक है। आपको कंप्रेशन और टेंशन भी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ डिटेल में मैं कि एक्चुअल में क्या होता है। और बीम का मतलब होता है इस तरह का हॉरिजॉन्टल मेंबरिंग। जनरल डिनोशन बता रहा हूँ कि बीम हमारा कैसा मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर, ओके। और बीम के ऊपर जब लोड लगता है इस तरह से, मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर कोई लोड लगा दिया, इस तरह का लोड दिखाने का मतलब है कि ऐसा लोड लगा है जो पूरी की पूरी बीम पर बराबर बटा हुआ है। बराबर बटा हुआ यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसे शॉर्ट में हम बोल देते हैं यूडीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस बीम के नीचे जब भी इस तरह से सपोर्ट्स लगाई जाती हैं, ये कोई दो सपोर्ट आपको दे रखी है, इस वाली सपोर्ट को हम बोलते हैं हिंज सपोर्ट, और इस वाली सपोर्ट को हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट, क्योंकि इसके नीचे रोलर लगे और यहाँ पर हिंज लगे। हिंज इसमें भी प्रेजेंट है, हिंज प्लस रोलर इसमें दोनों होते हैं, लेकिन अकेला जब नाम आपको बोलना हो तब इसे बोला जाता है रोलर सपोर्ट। जब इस तरह से यूडीएल लगा तो इस बीम को नीचे धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपका हाथ लीजिए, बीम है, इसके ऊपर लोड लगा तो क्या होगा, इस तरह से नीचे झुकने की कोशिश करेगा। यहाँ तो सपोर्ट्स है, यहाँ से नीचे तो हो नहीं सकता, तो किस तरह से इसमें मोशन होगा, डिफ्लेक्शन किस तरह का आएगा, इस शेप में, ठीक है। तो इस तरह का जो डिफ्लेक्शन होता है वो आता है ड्यू टू बेंडिंग, बेंड होना यानी मुड़ने की वजह से। ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू बेंडिंग। इसलिए बीम को हमारे क्या मेंबर बोला जाता है, साथ में फ्लेक्सर मेंबर भी कह दिया जाता है। चलिए आपको इन कंप्रेशन, टेंशन और बेंडिंग का थोड़ा सा मीनिंग बता दूं, आपके फ्यूचर में हर आपकी ब्रांच में काम आएगा ये। तो मान लीजिए आपने कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लिया है, ठीक है, एक मेंबर ले लिया, अज्यूम कर लेते हैं एक बीम ही ले लिया हमने, ओके। तो बीम के इस एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस होती है उसे तो हम कह देते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसके 90 डिग्री पर जो एक्सिस होती है उसे हम कह देते हैं लेटरल एक्सिस, ओके। ये इसके 90 डिग्री पर। तो यहां से एक प्लेन कट करने पर, ये आपने एक प्लेन कट किया, ठीक है, इस तरह से एक प्लेन कट करने पर जो आपको एरिया मिल रहा है, ठीक है, ऐसा एरिया जो लेटरल एक्सिस के तो पैरेलल है, इसके समांतर है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री पर है। तो इस एरिया को हम क्या कह देते हैं, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। आपको समझ आ गया कि ये वाले एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल, इसके 90 डिग्री पर लेटरल एक्सिस, और लेटरल एक्सिस के पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल के 90 डिग्री पर जो एरिया कट करोगे उसे आप बोल दोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लगने वाले लोड अलग होते हैं और 90 डिग्री पर लगने वाले लोड अलग होते हैं। तो इनका थोड़ा रिनोशन हम देख रहे हैं। अगर कोई लोड की लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि हम लोड लगा रहे हैं, वो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, इसी की रेखा से गुजर रहा है, तो उन तरह के लोड्स को तो हम कौन से लोड बोल देते हैं, एक्सियल लोड, या फिर क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है इसलिए इसके लॉन्गिट्यूडनल लोड्स कह देते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के अलोंग लगने वाले लोड है उसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोला था,
तो लेटरल के अलोंग लगने वाले कौन से हो जाएंगे आपके लेटरल लोड्स, या फिर इनका अदर नाम आ जाता है शियर लोड। शियर का मतलब होता है किसी चीज को काटना। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप इस सरफेस के अलोंग कोई लोड लगा रहे होते तो ये क्या करता, बीम को काटने की कोशिश करता, इसको दो हिस्सों में इस तरह से बांट देता। ठीक है, ये वाला लोड क्या करता है, यहाँ से बीम को काटने की कोशिश करता है, नहीं इसे शियर करने की कोशिश करता। ये लेटरल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर लग रहे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं हम, लेटरल या फिर शियर लोड बोल देते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल के लगने वाले एक्सियल लोड कहे जाते हैं। ठीक है, अब एक्सियल में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए टाइप ऑफ एक्सियल लोड, तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो है कंप्रेसिव लोड्स और दूसरे हैं हमारे टेंसाइल लोड। ओके, एक थे कंप्रेसिव एंड अदर वन थे टेंसाइल। अब किसे कंप्रेशन बोलते हैं, किसे टेंशन बोलते हैं, एक एग्जांपल देखिए। ये मेरा पेन है, ठीक है, अगर मेरे अंगूठे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लोड इस तरह का लग रहा है कि अंगूठे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इस पूरे मेंबर को छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तब तो उसे हम बोल देते हैं कंप्रेसिव लोड। यानी कि अगर दोनों लोड की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ हो तो उसे हम बोल देंगे कंप्रेसिव लोड्स। अगर दोनों लोड की डायरेक्शन एक दूसरे से दूर हो तो उसे बोल देंगे टेंसाइल लोड। ओके, क्योंकि कंप्रेसिव लोड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उस मेंबर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साइज में रिडक्शन आएगा, कमी आएगी। लेकिन टेंसाइल क्या होते हैं, उसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग उसके साइज में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी, वृद्धि आएगी, उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये थे कंप्रेसिव अगर दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो, टेंसाइल अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत चली जाए, यानी कि अपोजिट चली जाए। ओके, और ये जो लोड थे हमारे, ये शेयर वाले लोड, ठीक है, इस तरह से ये लोड भी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन पूरे पूरे बटे हुए हैं। तो ये लोड क्या करते हैं, इस बीम को ऐसे घुमाने की कोशिश करें, ठीक है, किसी एक्सिस के अलोंग ऐसे घुमाने की कोशिश करें, यानी बेंड करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, जैसा आपका मान लीजिए गेट होता है, आप उसे कैसे करते हो, इस तरह से खोलने की कोशिश करते हो, इस हैंडल से पकड़ोगे तो थोड़ा जोर कम लगेगा। जैसे जैसे ये पास जाते जाओगे गेट के, आप ट्राई भी कर सकते हो, गेट के हिंज के पास, गेट की जो सपोर्ट होती है, जो हिंज लगे होते हैं, जितने उसके पास जाओगे आपका जोर ज्यादा लगता जाएगा, क्योंकि गेट को मोड़ने के लिए, घुमाने के लिए हमें वहां पर फोर्स की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जरूरत होती है मोमेंट की। और मोमेंट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली समझें तो ये हो जाता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए इवन फोर्स कांस्टेंट होने के बावजूद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, आप चीजों को इजीली रोटेट कर सकते हो, ठीक है, इजीली उन्हें घुमा सकते हो। इसी तरह से ये लगने वाले फोर्स थे, जितनी ज्यादा यहाँ देखिए डिस्टेंस थी, इसे बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीम जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ यानी कि हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए मेन वो बेंडिंग में फेल होते हैं, इस वजह से उनका नाम क्या आ गया था, फ्लेक्सर मेंबर। ओके, इतना समझ आ गया आपको। अब क्या हुआ, जब मैं इस कंक्रीट की बीम बनाने जा रहा था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, सिर्फ इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ आपको। फ्रंट व्यू मतलब कि सामने से देखने पर बीम कैसे दिखेगी, 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, दो विमाओं के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अब धीरे धीरे मेरी गुजारिश रहेगी कि इंग्लिश के नए नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश करें, विमाएं की जगह उनको क्या बोलेंगे, डायमेंशन, 2D के अंदर। तो इस बीम के अंदर अगेन वो सपोर्ट मैंने कैसी दे दी कि एक साइड पे ऐसे हिंज लगा रखा है, दूसरी साइड मैंने रोलर लगा रखा है। जब इसके ऊपर लोड लगा रहा था इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे लोड जो कि पूरी बीम के ऊपर बराबर बटे हुए हैं, जिसे मैं यूडीएल कह देता हूँ, या तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, या फिर यूडीएल आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ इस शेप में। तो पूरे के पूरे क्या करेंगे, बीम को बेंड करने की कोशिश करेंगे। एक कागज के एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए बीम थी, जैसे इसके ऊपर लोड आया तो बेंड देखो कैसे हुई है, इस शेप के अंदर। ओके, अभी मैंने आपको पेपर पे दिखाया था, इसमें बेंडिंग कैसे आ जाती है, इस शेप में, राइट।
अब इस शेप में बेंडिंग आई है, तो मुझे एक आंसर दीजिए, क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास-पास नहीं आएँगे? आएँगे ना? तो इसी तरह से नीचे वाले पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएँगे। अब जब पार्टिकल इस प्लेन के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर ऐसे पास-पास आ रहे हैं, दूर-दूर जा रहे हैं, उस सरफेस को बोलते हैं हम फाइबर, ठीक है? तो इसको बोल देंगे टॉप फाइबर या टॉप मोस्ट फाइबर कह दीजिए, और इसे बोल देंगे हम बॉटम मोस्ट फाइबर। तो ऊपर के पार्टिकल पास-पास आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब कोई चीज़ें पास-पास आ रही हैं तो उसके अंदर क्या लगेगा? कंप्रेशन। तो ऊपर तो क्या लगता है? कंप्रेशन, और नीचे क्या लग रहा है? टेंशन, ठीक है? ऊपर क्या जनरेट हो गया? कंप्रेशन, नीचे जनरेट हो गया टेंशन। पार्टिकल यानी कि एक दूसरे से दूर-दूर जा रहे हैं, और ऊपर में क्या हो रहा है? पार्टिकल एक दूसरे के पास-पास आ रहे हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो मेरा कंक्रीट था, उसकी खासियत क्या रहती है कंक्रीट की, कि ये एक ब्रिटल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है ये? ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का मतलब होता है, जैसे आपने कोयला देखा होगा, लाइव एग्जांपल से बताता हूँ। कोयले को आपने कभी ऐसे पकड़ा होगा हाथ में। जब आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक लोड के बाद उसमें बिना डिफॉर्मेशन है अचानक से वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। उसी जगह पर जैसे हमारा ग्लास है, वो भी अचानक से चकनाचूर होके टूट जाता है। लेकिन वहीं आप रबर वगैरह लोगे, तो उसे खींचोगे, दबाने की कोशिश करोगे, तो फेल होने से पहले या प्लास्टिक भी टूटने से पहले डिफॉर्मेशन यानी कि उसके अंदर थोड़ी-सी डिफॉर्मिटी शो करके जाएगा, ओके? लेकिन ब्रिटल मटेरियल की एक और ख़ासियत क्या होती है कि कंप्रेशन में तो अच्छे होते हैं। अब कोयला वग़ैरह लेना, उसे दबाने की कोशिश करना, तो इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, लेकिन आप जैसे उसे खींचने की कोशिश करोगे, नहीं टेंसाइल लोड लगाओगे, तो ईज़िली वो ब्रेक हो जाएँगे। तो ब्रिटल मटेरियल की ख़ासियत क्या होती है? ये होते हैं वीक इन टेंशन, लेकिन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो बोल रहा हूँ, लेकिन कैसा स्ट्रॉन्ग? रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, की टेंशन के बजाय कंप्रेशन में ज़्यादा मजबूत होते ही, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। तो ऊपर जो कंप्रेशन आ रहा था, यानी कि कंक्रीट ऊपर वाले को तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन नीचे वाला जो कंक्रीट है, बॉटम हाउस फाइबर वाला, वहाँ पर टेंसाइल है। अब वहाँ पर तो भई ब्रिटल मटेरियल हमारा कंक्रीट लगा, उसमें तो क्या है, अगर वीक है टेंशन के अंदर, उसकी वजह से उसमें क्या आ जाएँगे? क्रैक्स। और आपको पता है, जहाँ भी इस तरह के अगर क्रैक्स आ जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो क्रैक बढ़ते जाएँगे, और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, यानी कि दिस क्रैक विल लीड टू फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि हमारी बीम के अंदर ये फेलियर है। या आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं कि ऊपर तो कंप्रेशन, नीचे टेंशन है, तो ऐसे अचानक से कैसे चेंज हो गया? तो अचानक से चेंज नहीं होता, अगर मैं इसके अंदर इसकी प्रोफाइल बनाऊँ, यानी कि स्ट्रेस की प्रोफाइल बनाऊँ। ठीक है? यहाँ पर ये लोड की बजाय अब आप इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी एरिया के ऊपर लगने वाले लोड। अगर आपको स्ट्रेस बाय फ़ॉर्मूला याद रखना हो, तो क्या होता है? किसी भी एरिया के ऊपर लगने वाले लोड्स को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस। यानी कि अगर कोई मेरे पास इस तरह का क्रॉस सेक्शन एरिया था, उसके ऊपर ये लोड लग रहा था, इस लोड को मैंने क्या कर दिया? छोटे-छोटे लोड्स में इस पूरे एरिया के ऊपर इस तरह से बाँट दिया। ठीक है? तो इसे मैं क्या बोल दूँगा? मेरा स्ट्रेस कह दूँगा। ओके? तो ये स्ट्रेस देखिए यहाँ पर लगा, तो इसकी स्ट्रेस की प्रोफ़ाइल थी। ऊपर तो क्या चल रहा था? कंप्रेशन। इस तरह से मैं आपको एक स्ट्रेस प्रोफ़ाइल बना के बता रहा हूँ। बीचों-बीच तो क्या है? 0। ओके? ऊपर कंप्रेशन है, कंप्रेशन को मैं क्या मानकर चल रहा हूँ? पॉज़िटिव। कंप्रेशन को क्या माना है मैंने? पॉज़िटिव माना है। तो ऊपर कंप्रेशन था, नीचे टेंशन है। अगर कंप्रेशन पॉज़िटिव है, टेंशन की दिशा उल्टी है, आपको पता है, जैसे दिशा बदलती है, आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पर? प्लस का माइनस करना पड़ता है। अपने 12th में वेक्टर में भी पढ़ा होगा ये। कंप्रेशन पॉजिटिव है, तो ऑटोमैटिकली मेरा टेंशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन इनके बीचों-बीच क्या होता है? ये मान होता है कंप्रेशन का मान, कंप्रेशन की वैल्यू धीरे-धीरे कम होती जा रही है, ठीक है? और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कंप्रेशन नहीं है और टेंशन भी नहीं है। ये बिल्कुल 0 होता है, तो उसे हम बोल देते हैं हमारी न्यूट्रल एक्सिस। इसे क्या कह देते हैं हम? न्यूट्रल एक्सिस।
यानी कि यहाँ पर ना तो कंप्रेशन है ना टेंशन है। कंप्रेशन की दिशा हमने ये बताई थी, टेंशन की ये बताई थी। इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे टेंशन बढ़ता जाता है और सबसे नीचे वाले फाइबर यानी कि बॉटम मोस्ट फाइबर पर टेंशन बढ़ जाता है। और धीरे धीरे अगर मैं इस बीच की जगह से जाऊं यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से जाऊं, ऊपर होते होते कंप्रेशन का मान बढ़ता जाता है और सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, टॉप मोस्ट फाइबर पर। तो यानी कि इस वाली एक्सिस यहाँ पर बीचों बीच के ऊपर जो ऊपर वाला कंक्रीट है, यानी कि अब मैं इसको कंप्रेशन जोन का कंक्रीट बोलूंगा, क्योंकि इस कंक्रीट के अंदर क्या लग रहा है, कंप्रेशन, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, कंप्रेशन जोन कंक्रीट। तो कंप्रेशन जोन के कंक्रीट तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आ रही है, मुझे प्रॉब्लम मेरी कहाँ अराइज हो रही है कि ये वीक इन टेंशन है मेरे इससे नीचे, इस वाली लाइन से नीचे, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे मेरे पास क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। जैसे कोयले टाइप का मटेरियल अगर खींचोगे तो भंगुर होता है, यानी कि ब्रिटल का मतलब हिंदी में बोले, हिंदी अनुवाद उसका भंगुर हो जाएगा। यानी कि ऐसा मटेरियल अगर आप उसको खींचोगे, जैसे रबड़ को खींचते हो तो टूटने से पहले क्या होता है, पहले वो साइज में इंक्रीज होता है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आता है। ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या होगा, अगर आप उसे खींचने की कोशिश करोगे, टेंशन लगाओगे, तो उसमें क्रैक नहीं आएंगे, डायरेक्टली वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली टूटने की वजह से, सडन फेलियर होने की दिक्कत की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि इसके अंदर रेनफोर्समेंट करना पड़ेगा। इसी मदद को हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, रेनफोर्समेंट। तो हमें एक ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा जो ब्रिटल का बिल्कुल उल्टा हो, यानी कि जो टेंशन के अंदर वीक ना हो, टेंशन के अंदर स्ट्रोंग हो। तो ऐसा मटेरियल जो ब्रिटल का उल्टा होता है, उसे हम कह देते हैं डक्टाइल। इसे क्या कह देते हैं, डक्टाइल। यानी कि दिस इज अपोजिट ऑफ ब्रिटल। यानी कि अगर इसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे, टेंशन लगाओगे, टेंशन से पहले क्या करेगा, ये लार्ज डिफॉर्मेशन शो करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी स्टील की वायर होती है, तांबे की वायर है, कॉपर वायर है, अब उसे खींचोगे पहले, तो क्या करोगे, खींचोगे किसी मटेरियल को, तो धीरे धीरे वो पहले साइज के अंदर इंक्रीज होगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो टूटेगा। ठीक है, टूटने से पहले वो क्या होगा, उसके साइज इंक्रीज होगा। मान लीजिए आपने पहले ऐसी एक वायर ली, ठीक है, आपने क्या लगा लिया, इसके ऊपर इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन लगा दी, तो पहले ये इस तरह से लेंथ में, साइज में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये टूटेगा। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, डक्टाइल मटेरियल, दोस टाइप ऑफ मटेरियल विच शो लार्ज डिफॉर्मेशन, ठीक है, लार्ज चेंज इन लेंथ इन दिस पर्टिकुलर केस बिफोर फेलियर और बिफोर फ्रैक्चर। ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे डक्टाइल मटेरियल। अब मुझे यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, एक डक्टाइल मटेरियल। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक डक्टाइल मटेरियल सेपरेट, आपको पेज पर समझाता हूँ ये, इसे नेक्स्ट पेज पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये हो गया कॉपी। लीजिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरी इस टाइप की बीम थी, इसमें नीचे वाले जोन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले जोन यानी कि टेंशन जोन में, इसको क्या प्रोवाइड करा दी, मदद प्रोवाइड करा दी, ऐसा मटेरियल जो कि डक्टाइल हो। ठीक है, यानी कि जिसको खींचो तो लार्ज डिफॉर्मेशन शो करे फेल होने से पहले। इसका फायदा है कि क्या हो जाएगा, अगर डिफॉर्मेशन आ रहे हैं तो आपको क्रैक वगैरह इजिली शो हो जाएंगे। आप क्या कर सकोगे कि बिल्डिंग को पहले छोड़ पाओगे कि अरे देखो क्रैक आने वाली है तो बिल्डिंग गिरने वाली है, चलो इसको छोड़ देते। तो रेनफोर्स कंक्रीट का ये फायदा हो जाता है। और टेंशन के अंदर उसने खुद स्ट्रेंथ दे दी तो ओवरऑल मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और जो रेनफोर्समेंट मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको रेनफोर्स देने के लिए रेनफोर्समेंट मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, वो किसका जनरली देते हैं हम, स्टील बार्स का। ठीक है, स्टील की बार्स। ओके, तो स्टील की बार जिनका ग्रेड आपको कुछ जगह जैसे दिखेगा FE 250, ठीक है, जिसको कुछ जगह
माइल्ड स्टील भी आपको लिखा मिल जाएगा, या तो Fe250 मिल जाएगा या फिर माइल्ड स्टील लिखा मिल जाएगा Fe500, ठीक है, Fe415। तो इन्हीं का मतलब वापस वही है कि अगर आप इनको तोड़ने की कोशिश करोगे, इनके ऊपर लोड लगाओगे, तो कब ये टूटेंगे? 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ, यानी कि या फिर 415 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ पर इस स्ट्रेस के ऊपर ये टूटेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ये अपना फेलियर शो करेंगे, उससे पहले नहीं करने वाले। तो एक हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो ये जो मटेरियल हमने लगा दिया, स्टील का रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्समेंट बार बोल दी। अब ये जो कंप्लीट मटेरियल ये पूरी बीम बन के आई है, इसे ही हम क्या कह देते हैं? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, इसे हमने क्या बोल दिया? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अगर मैं इसके बात करूं एडवांटेज की, ठीक है, एडवांटेज क्या हो जाएगा कि हमारा जो टेंशन जोन के अंदर का जो कंक्रीट था, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को हमने रिजोल्व कर लिया। टेंशन जोन के अंदर कंक्रीट था, ब्रिटल था, वीक था, टूट जाता, तो उसकी प्रॉब्लम को किसने सोल्व कर दिया? रेनफोर्समेंट मटेरियल ने, जो कि स्टील की बार थी, जो कि डक्टाइल मटेरियल है। फेल होने से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन शो करेगा। अब इस लार्ज डिफॉर्मेशन के कारण क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल शो वार्निंग बिफोर फेलियर, ठीक है, ये फेलियर से पहले हमारे को क्या करेगा? एक वार्निंग शो कर जाएगा। इसलिए हम इजीली उस बिल्डिंग को अबेंडन कर सकते हैं और कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी से इजीली बच सकते हैं। और ये मटेरियल पूरा हमने क्या बोल दिया इसको? आरसीसी, शॉर्ट में आरसीसी बोल देते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जब आपको आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया शो करना पड़ेगा, यानी कि बीम 2D में थी, तो इसकी ये वाली सरफेस, ठीक है, अगर 3D में बनी होती तो इसकी ये वाली सरफेस को मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग देखो किस तरह से कुछ की जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या थी? बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट पेज पर ही थोड़ा डिटेल से बना देते हैं। अब आप समझ तो गए कि मैं ये वाली सरफेस को ऐसे आपके सामने फ्रंट में करके रख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए रेनफोर्स की डिटेल कैसे दिखाई जाती है। ये बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन, इसको सीएस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम। चाहे तो आप स्लैब में भी शो कर सकते हैं, कॉलम में भी शो कर सकते हैं, फाउंडेशन के अंदर भी शो होती है। तो आरसीसी हमारा जो छज्जे वगैरह बने होते हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं। आरसीसी को कहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी पर्टिकुलरली आपको मैं बीम की डिटेलिंग बता रहा हूँ। आरसीसी का मटेरियल कैसे बना, क्यों जरूरत पड़ी, क्या क्या उसमें प्रोविजन होते हैं, किस तरह से उसको यूज किया गया, ये तो आपको समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इस वीडियो को रिवाइंड करके पूरा भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ये रहने वाली है। अब क्रॉस सेक्शन की डिटेलिंग देखिए क्या होता है। बीचों बीच तो मैंने आपको क्या बताया था, जब स्ट्रेस प्रोफाइल बनाई थी इस तरह से इसकी, कि इस साइड तो क्या लग रहा है? कंप्रेशन, ठीक है, बीच में से इस साइड तो क्या लग रहा है? टेंशन। ओके, बीच में जीरो हो गया, कंप्रेशन टेंशन, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है बीच वाली लाइन तक, जिसको हमने क्या बोल दिया था? न्यूट्रल एक्सिस। ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है, इस पॉइंट पर होनी चाहिए थी। तो इसे हमने क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। एनए से शो कर दिया, ठीक है, शॉर्ट में। आपको पेपर के अंदर शॉर्ट में नहीं लिखना, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आपको ये चीज आती है नहीं। तो अगर आप एनए लिख रहे हो तो नीचे डिनोट करो वेयर एनए मीनिंग न्यूट्रल एक्सिस। अगर आपको इसको बार बार यूज करना है तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया था टेंशन जोन के अंदर? रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्स की जो बार होती है, स्टील की बार, ठीक है, इनका क्रॉस सेक्शन स्टील की बार का कैसा होता है हमारे पास? सर्कुलर होता है, ठीक है, इस तरह की बार चलती जाती है, यूं ये बार होती है लंबी। इनके ग्रूव भी बने होते हैं थोड़े से, लेकिन वो अलग डिटेल में हो जाती है, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड या कोल्ड डिफॉर्म बार, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनको भी पिच वगैरह दिखाई होती है। ये आप आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे जब आरसीसी फुल डिटेल में आप पढ़ने वाले होंगे आने वाले सेमेस्टर में, फॉर सिविल इंजीनियर्स की बात करूँ। तो ये हमारे पास एनफोर्समेंट बार थी,
ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी विड्थ, ये हो जाएगी इसकी टोटल डेप्थ। ठीक है, इसे क्या बोला हमने, विड्थ। ये मेरी ग्रोस डेप्थ या फिर ओवरऑल डेप्थ बोल सकते हो। और एक और डेप्थ का नाम होता है, स्पेशल डेप्थ का नाम, ये डेप्थ होती है हमारे इस रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड से लेकर टॉप मोस्ट फाइबर तक। ठीक है, कोरल फाइबर को हम क्या बोलते थे, टॉप मोस्ट फाइबर। तो रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड से लेकर टॉप मोस्ट के फाइबर के बीच की जो डेप्थ होती है, डिनोट तो करते हैं स्मॉल डी से, और इसका नाम हमारे पास क्या आ जाता है, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाता है, इफेक्टिव डेप्थ। अब ये जो नीचे बची हुई लेंथ है, इस छोटी सी लेंथ को क्या बोले हम, इसे बोल देते हैं हम इफेक्टिव कवर। हालांकि वैसे तो इस नीचे वाली डेप्थ की हमारे को डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफेक्टिव कवर किस लिए डाला जाता है, क्योंकि एक तो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। क्या लगे यहाँ पर, एस्थेटिकली प्लीजिंग, यानी कि दिखने में अच्छी लगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कहीं पर आपको स्टील की बार्स ऐसे आरसीसी में से बाहर निकलती दिखाई देंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा दिखने में। सामने वाला जो सिविल इंजीनियर नहीं है उसे तो लगेगा ये तो आज गिरी कल गिरी, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो बार है स्टील की, आपको पता है स्टील वगैरह के ऊपर क्या लगता है, कोरोजन होता है, जंग लगता है। तो टू सेव इट फ्रॉम एटमोस्फियर, ठीक है, एटमोस्फियरिक यानी कि सराउंडिंग एजेंसी, कोरोजन के बचाने के लिए बेसिकली, बेसिकली किस लिए प्रोवाइड करा जाता है, टू सेव इट फ्रॉम कोरोजन। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और इस तरह से डिटेलिंग शो की जाती है किसी बीम के अंदर, अगर आपको रेनफोर्समेंट दिखाना हो। और ये जो डायग्राम है ये किसके लिए बना है, स्ट्रेस प्रोफाइल के लिए। ठीक है, स्ट्रेस प्रोफाइल का मतलब कि इसकी डेप्थ के अलोंग, ठीक है, इसकी डेप्थ के अलोंग इसके अंदर कंप्रेशन धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है, एक पॉइंट पर जीरो हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस आ रही है, और कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि लास्ट में टेंशन आता जा रहा है। इसे हमने क्या कह दिया, स्ट्रेस प्रोफाइल। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।